हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच का जो रिलेशन होता है वो ही शेषफल प्रमेय होती है। और रिलेशन ये कहता है कि जो भाज्य की वैल्यू होती है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होती है। अब यदि बात करी जाए शेषफल की, तो मैंने आपसे कहा था कि शेषफल जो है वो दो प्रकार से बच सकता है। शेषफल पॉजिटिव भी बच सकता है और शेषफल नेगेटिव भी बच सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन को आंसर देना होता है तो शेषफल हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेके चला जाए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको 24 को विभाजित करना है 7 से। जब 24 में 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल की वैल्यू कितनी होगी? तो 24 में 7 का भाग देने के लिए मैं एक चीज ध्यान में रखो कि 24 के पीछे आने वाली वो संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है 21। 21 में 7 का भाग पूरा जा रहा है, और जब 21 में 7 का भाग पूरा जा रहा है तो शेषफल की वैल्यू कितनी बच रही है? +3। तो एक शेषफल की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास है +3। दूसरा, 24 के आगे आने वाली वो संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो आपकी हो गई 28। जब 28 की बात करी जाए तो 28 के कारण जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? -4। पहली चीज, जब किसी संख्या में किसी भाजक का भाग देते हैं तो शेषफल पॉजिटिव और नेगेटिव बच सकता है। यदि उन दोनों शेषफल का योग किया जाए तो योग जो आता है वो हमेशा उस भाजक के बराबर ही आता है। जब 3 और 4 को जोड़ा जाएगा तो योग जो आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो शेषफल की वैल्यू ऑप्शन में आपको हमेशा पॉजिटिव दी गई होगी, और आपने क्वेश्चन को सहूलियत से सॉल्व करने के लिए मान लीजिए बाई चांस शेषफल नेगेटिव निकाल लिया, तो उस केस में आप इस नेगेटिव शेषफल को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो भाजक है वो इस नेगेटिव शेषफल में जोड़ दो। जैसे आपने -4 में 7 को जोड़ा तो रिजल्ट जो आया वो आपके पास कितना निकल के आएगा? +3। तो आपका जो वास्तविक उत्तर या वास्तविक आंसर होगा वो 3 ही होगा। दूसरी चीज, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको 2 भाजक देता है। पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा जाता है, और जब पहले भाजक का भाग दूसरे भाजक में पूरा जाता है तो भाग हमेशा शेषफल में दिया जाता है। कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जब भी किसी संख्या में 96 का भाग दिया जाता है तो 96 का भाग देने पर शेषफल जो बचता है वो 29 बचता है। अब उसी संख्या में आपसे कह दिया जाए कि यदि 24 का भाग दिया जाए तो 24 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या 96 में 24 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब आपने 96 में 24 का भाग लगा के देखा, और जब 96 में 24 का भाग लगा कर देखा तो 4 बार पूरा जा रहा है। जब पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा जाता है तो भाग जो वो सीधा किस में लगाते हैं? शेषफल में। इसलिए आप 29 में 24 का भाग लगा दो, और 29 में 24 का भाग लगाएंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी? 5 निकल के आएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इस 24 की जगह 25 होता, आपसे कहता है कि 25 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? जब पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा नहीं जाता है तो उस केस में अपन शेषफल की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शेषफल की वैल्यू जो है वो हमेशा भागफल के मान पर डिपेंड करती है, और इस केस में अपने को भागफल पता नहीं है कि भागफल की वैल्यू कितनी है। इसी प्रकार कई बार भाजक की वैल्यू चेंज ना करके शेषफल की वैल्यू चेंज कर देता है। कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में 7 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। अब आपसे कह दिया जाए कि उसी संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब यहां पे भाजक चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 7 का भाग देने के लिए बोला जा रहा था और अब भी 7 का ही भाग देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहां पे संख्या चेंज हो रही है।
पहले किसी संख्या में आप 7 का भाग दे रहे थे और अब आप उस संख्या के वर्ग में 7 का भाग दे रहे हो। जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संक्रिया संख्या में लगाने के लिए बोला जा रहा है, जो ऑपरेशन संख्या में लगाने के लिए बोला जा रहा है, वही ऑपरेशन आपने शेषफल में लगाना है। अब यहाँ पे संख्या का वर्ग करने के लिए कह रहा है आपसे, तो आप संख्या का वर्ग ना करके किसका वर्ग कर दीजिए, शेषफल का। और शेषफल 4 का वर्ग करेंगे तो वैल्यू आएगी 16 और 16 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो जब भी किसी संख्या के n गुने में, किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के घन में उसी भाजक का भाग लगाने के लिए कहा जाए तो आप शेषफल का n गुना, शेषफल का वर्ग और शेषफल का घन करके भाग लगा दीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि मान लीजिए शुरू में एक एग्जांपल बताया मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास एक संख्या जो है वो 37 और आपसे कहा जाए कि 37 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जब भी 37 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल प्लस का बच सकता है और शेषफल माइनस का बच सकता है। अब 37 में 7 का भाग दोगे तो एक शेषफल तो बचेगा आपका प्लस का 2 और 37 में आप 7 का भाग दोगे तो एक शेषफल जो बचेगा वो बचेगा आपका -5। अब इस कंसेप्ट से देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए एक संख्या दे रखी है आपको 104 और एक संख्या दे रखी है आपको 116 और आपसे कहा जाए कि 104 और 116 के गुणनफल को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए सबसे पहले 104 में आप 17 का भाग लगाइए और 104 में 17 का भाग लगाओगे तो 6 बार पूरा पूरा जाएगा, शेषफल की वैल्यू कितनी बचेगी, 2। इसी प्रकार 116 में आप 17 का भाग लगा दीजिए तो 17 6 102, यहाँ पे शेषफल जो बच गया वो आपके पास कितना बच गया, 14। यहाँ पे शेषफल बच रहा है +2, यहाँ पे शेषफल बच रहा है 14। अब देखो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है तो शेषफल भी गुणा हो जाएगा और 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो अपने पास कितना निकल के आएगा, 28। इस 28 में फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, 17 का भाग देना पड़ेगा और 28 में 17 का भाग देंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी, 11। इसी प्रकार आप शेषफल माइनस में लेके भी सॉल्व कर सकते थे कि 104 के आगे आने वाली संख्या 119, इसलिए शेषफल बचा -15। 116 के आगे आने वाली संख्या 119, शेषफल बचा -3। 15 माइनस और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 45 और प्लस का 45 में यदि अपन 17 का भाग लगाएंगे तो 17 2 34, शेषफल की वैल्यू कितनी आएगी, 11। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे जब आप 104 गुणा 116 में 17 का भाग लगा रहे हो तो 17 6 102, यहाँ पे शेषफल बचा +2 और 17 7 119, यहाँ पे शेषफल बचा -3। +2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आया -6। शेषफल माइनस में बच नहीं सकता, यदि शेषफल माइनस में बच रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, भाजक जोड़ देंगे और भाजक को जोड़ेंगे तो फाइनल शेषफल जो आएगा वो अपने पास क्या निकल के आएगा, 11। कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे आप पॉजिटिव शेषफल लेके चलो चाहे नेगेटिव शेषफल लेके चलो, फाइनल जो आंसर है वो सेम ही आएगा। दूसरी चीज, यदि कहीं पे कोई संख्याएं गुणा हो रही है, जुड़ रही है या घट रही है तो उस केस में आपने फाइनल शेषफल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल संख्या में भाजक का भाग देने के बाद में जो शेषफल आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ देना है, घटा देना है या गुणा कर देना है। यहाँ पे देखो संख्याएं गुणा हो रही थी तो शेषफल भी आपस में क्या हो गए, गुणा हो गए। यदि यहाँ पे संख्याएं जुड़ रही होती तो भी उस केस में अपन क्या कर दे, संख्याओं को ही जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है अपने को जिसमें आपसे कहता है कि जब किसी निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो कुछ शेषफल बचता है। अब आपसे कहता है कि जब किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कुछ बचता है। फिर आपसे कहता है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए एग्जांपल से कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 27। अब
आपसे कहा जाए कि 27 को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब आप 27 में 6 का भाग दोगे तो 6 4 24 और 3 27, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। अब आपसे कहा जाए कि जब आप 25 में 6 का भाग दे रहे हो तो 25 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं के योग का मतलब हो गया 27 और 25 का योग, और 27 और 25 का योग का मतलब हो गया 52। अब 52 में 6 का भाग दिया जाए तो 52 में 6 का भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप किन्हीं दो अलग अलग संख्याओं में एक निश्चित भाजक का भाग देते हो तो अलग अलग शेषफल बचेंगे। अब यदि उन्हीं दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक का भाग दोगे तो प्राप्त होने वाला शेषफल जो अलग अलग शेषफल बच रहे थे उनके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के योग के बराबर आएगी यदि संख्याओं का योग कर रहे हो। दूसरी चीज, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या 45, आपसे कहा जाए कि 45 में 8 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 45 में 8 का भाग दिया तो शेषफल जो बचा वो आपके पास बचा 5। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि 62 में 8 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 62 में 8 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आपसे कह दिया जाए कि दोनों संख्याओं के योग, और दोनों संख्याओं के योग की बात करी जाए तो दोनों संख्याओं का योग जो आएगा वो अपने पास आएगा 107, और 107 में 8 का भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा। तो 107 में जब अपन 8 का भाग लगेंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितनी निकल के आएगी, 3। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर ने बताया कि जब अलग अलग संख्याओं में एक निश्चित भाजक का भाग देते हैं तो अलग अलग शेषफल बचता है। जब दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उसमें उसी भाजक का भाग देने पे शेषफल की वैल्यू दोनों शेषफल के योग के बराबर होगी। अब यदि यहाँ पे इन दोनों शेषफल को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 11, लेकिन शेषफल तो आपने 3 निकाला है। जब कहीं भी आप दोनों शेषफल को जोड़ रहे हो और जोड़ने पर रिजल्ट भाजक से बड़ा आता है तो उस योग में फिर से भाजक का भाग लगा दो, और 11 में 8 का भाग लगाएंगे तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितनी निकल के आएगी, 3। तो यहाँ पे शेषफल का मान जो आ गया वो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ से जो कई बार क्वेश्चन जो पूछता है वो अपने को शेषफल ना पूछ के भाजक पूछ लेता है कि भाजक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब इन दोनों शेषफल को जोड़े और इस शेषफल को घटा दें, ये मान लीजिए रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2 और ये रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 को जोड़ के यदि रिमाइंडर 3 को घटा दें तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास किसके बराबर आएगी, भाजक के। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन में भाजक की वैल्यू पूछी जाती है तो भाजक का मान जो होगा वो रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। और इस कंसेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको शेषफल प्रमेय से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, उससे बचने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। अब इस कंसेप्ट पे अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में ग्यारह का भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। एक दूसरी संख्या में 11 का भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। तो दोनों संख्याओं के योग में ग्यारह का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा।
एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ लिया। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं साथ में। आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में एक निश्चित भाजक का भाग देने पर जब किसी संख्या में एक निश्चित भाजक का भाग दिया जाता है तो शेषफल 38 बचता है। एक दूसरी संख्या में उसी भाजक का भाग देने पर शेष 37 बचता है तथा उन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक का भाग देने पर शेष 22 बचता है। तो भाजक क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए आपसे कह रहा है कि जब किसी संख्या में 11 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है किसी संख्या में। अब संख्या आपको बता नहीं रखी है। एक दूसरी संख्या में एक नई संख्या है, जब उसमें भी 11 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 6 बचता है। तो दोनों संख्याओं के योग में 11 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? जब योग में शेषफल की वैल्यू पूछी जाती है तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों शेषफल को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 की वैल्यू जो आएगी वो शेषफल के बराबर आएगी। लेकिन योग जब उस भाजक से बड़ा आ रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे? उस केस में फिर से भाजक का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू जो है वो 9 है, R2 की वैल्यू जो आपके पास 6 है, तो 9 प्लस 6 मतलब 15। अब 15 का मान 11 से बड़ा है तो 15 में फिर से अपन क्या करेंगे? 11 का भाग लगेंगे और 15 में 11 का भाग लगेंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन कि जब किसी संख्या में एक निश्चित भाजक का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 38 बचता है। कहने का मतलब पहला शेषफल जो वो 38 है। दूसरा, एक दूसरी संख्या में उसी भाजक का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 37। तो R2 की वैल्यू जो वो कितनी है? 37 है। अब क्या कर रहा है? उन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 22 बच रहा है। तो आपसे कह रहा है भाजक क्या होगा? मैंने आपसे कहा था कि जब इन दोनों को जोड़कर तीसरा शेषफल घटा देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा किसकी निकल के आती है? भाजक की। इसलिए भाजक का मान जो आएगा वो अपने पास R1 प्लस R2 माइनस R3, 38 प्लस 37 माइनस 22। कर दीजिए सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी? 75 माइनस 22, और 75 माइनस 22 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 53। कहने का मतलब यहाँ पे जो भाजक का मान होगा वो कितना होगा? 53। जब आप किसी संख्या में 53 का भाग दे रहे हो शेषफल 38 बच रहा है, जब दूसरी संख्या में 53 का भाग दे रहे हो शेषफल 37 बच रहा है, तो दोनों संख्याओं के योग में 53 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 22 ही बचेगा। क्लियर है ये चीज? आगे बात करते हैं कि कई बार अपने को जो संख्याएं हैं वो घात के रूप में मिल जाती हैं और घात वाली संख्याओं में अपने को शेषफल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो देखिए एक चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है कि जब भी आप कहीं भी आपको कोई संख्या जो है वो x प्लस a की फॉर्म में दे रखी है और उस केस में यदि आप उस संख्या में x का भाग दे रहे हो तो शेषफल जो है वो हमेशा a ही बचेगा। इसी कंसेप्ट से एक चीज और बता रहा हूं कि यदि x प्लस a की घात n में यदि आप x का भाग दे रहे हो तो उस केस में शेषफल जो बचेगा वो हमेशा a की पावर n बचेगा। कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई संख्या x प्लस a और x प्लस a में यदि x का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? a बचेगा। दूसरा, यदि x प्लस a की घात n और उसमें यदि x का भाग दिया जाए तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी? a की पावर n के बराबर निकल के आएगी। अब इसी कंसेप्ट में देख लीजिए, मान लीजिए आपको x प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है। x प्लस 1
की पावर n में यदि x का भाग दिया जाए तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 1। अब इस प्लस की जगह यदि माइनस हो जाता तो x की पावर -1 की पावर n में यदि x का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, इस शेषफल की वैल्यू जो है वो अपने पास बचेगी -1 की पावर n। कहने का मतलब शेषफल की वैल्यू जो वो किस पे डिपेंड करेगी, n पे डिपेंड करेगी। और यदि शेषफल की वैल्यू n पे डिपेंड करेगी तो n की वैल्यू सम हो सकती है और n की वैल्यू विषम हो सकती है। यदि n की वैल्यू सम है तो उस केस में शेषफल की वैल्यू जो बचेगी वो हमेशा 1 बचेगी, और यदि n की वैल्यू विषम है तो शेषफल की वैल्यू जो बचेगी वो हमेशा आपकी क्या बच जाएगी, अक्षी बच जाएगी, भाजक की बच जाएगी। ऐसे ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 16 और उसकी घात कितनी, 175, और 16 की घात 175 में भाग दिया जा रहा है किसका, 15 का। तो 15 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उस शेषफल की वैल्यू कितनी होगी। इसी प्रकार दूसरा देखिए 48 की घात 164 में मान लीजिए आपसे कहा जाए 49 का भाग देने पर, तो 49 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, वो निकाल लेते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपसे कहा जाए 75 की घात 153, और 75 की घात 153 में यदि 76 का भाग देने के लिए कहा जाए तो 76 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा। अब देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 16 की घात 175 में 15 का भाग दिया जा रहा है, तो देखो 16 को अपन कितना लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। और 15 प्लस 1 की घात 175 में यदि 15 का भाग दिया जाए तो शेषफल जो बचेगा वो 1 की घात 175, और 1 की घात 175 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार अगर 48 की बात करी जाए तो 48 को अपन लिख सकते हैं 49 माइनस 1, और 49 की -1 की घात 164 में यदि 49 का भाग दिया जाए तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास -1 की घात 164, और -1 की घात 164 का मतलब शेषफल कितना हो गया, +1। और इसी प्रकार अगर 75 की घात 153 में 76 का भाग देने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले 75 को अपन लिख सकते हैं 76 माइनस 1, तो 76 - 1 की घात 153, भाग लगाना है 76 का, तो शेषफल की वैल्यू आएगी -1 का घात 153। जब -1 की घात विषम होती है तो रिजल्ट जो आता है वो आपका -1, ये -1। मैंने आपसे कहा कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं बच सकता, और जब शेषफल कभी भी माइनस में नहीं बच सकता है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं, सॉरी भाजक को जोड़ देते हैं, और भाजक को जोड़ देंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 75 निकल के आ जाएगी। शेषफल यहाँ पे x-1 बचेगा। या फिर इसको देखो ऐसे ध्यान में रख लो कि जब घात वाली संख्याओं में शेषफल की वैल्यू पूछी जाती है तो आपने आधार और भाजक का कंपैरिजन करना है। अब जो बोल रहा हूँ बड़ी ध्यान से सुनना है। यदि आधार का मान भाजक से 1 अधिक है, यदि आधार का मान भाजक से 1 अधिक है तो घात कुछ भी हो शेषफल हमेशा 1 आएगा, शेषफल हमेशा 1। और यदि आधार का मान भाजक से 1 कम है तो सम घात के लिए शेषफल 1 और विषम घात के लिए आधार में लिखी गई संख्या ही शेषफल बच जाती है। सम घात के लिए शेषफल 1 और विषम घात के लिए जो आधार में लिखी गई संख्या है वही आपका क्या होगी, शेषफल बच जाएगी। तो एक चीज ये भी आपने ध्यान में रख लेनी है। 11 की घात 143 में 8 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा। अब देखो 11 की घात 143 में 8 का भाग देना और शेषफल पूछा जा रहा है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप इस क्वेश्चन को कि कितना शेषफल बचेगा, और जो शेषफल आता है उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। x प्लस a की घात n में x का भाग देने पर शेषफल जो बचता है वो हमेशा कितना बचता है, 1 की घात n। तो अब यहाँ पे 11 की घात 143, अब 11 को अपन कितना लिख सकते हैं, 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 की घात 143 में आपको किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है।
अब देखिए 8 + 3 की घात 143 में यदि 8 का भाग देंगे तो शेषफल की वैल्यू जो बचेगी वो 3 की घात 143 बचेगी। अब 3 की घात 143 का मतलब ये हो गया कि ये 3 जो वो 143 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इस 3 को 143 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 8 से बड़ा आएगा। तो अब क्या करना है, जब इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे जो आधार आ रहा है इस आधार को ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है जो 8 के या तो आगे आती हो जस्ट, या 8 के जस्ट पीछे आती हो, और कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब देखिए 3 की घात 143 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे समझ लीजिए 3 की घात 143 का मतलब हो गया 3 की घात 142 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हो, और 3 की घात 42 में से 2 अंदर ले लेंगे तो 3 की घात 2 की घात 71, और ये 3 की घात 1 है, ऐसा कैसा। अब 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9 की घात 71 इंटू 3 की घात 1, और इसमें भाग देना है किसका, 8 का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि संख्याएं गुणा हो रही है तो अलग अलग संख्या में भाग देके शेषफल निकालो और शेषफल को आपस में गुणा कर दो। अब 9 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1 की घात 71 इंटू में 3, 1 गुणा 3, और 1 गुणा 3 की फाइनल वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, 3 शेषफल निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपसे कहा जाए कि 32 की घात 32 की घात 32, और इसमें भाग देने के लिए कहा जाए किसका, 6 का। या फिर इससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लो आप, कि मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 4 की घात 12, 11, 12, 13, 14, और आपसे कहा जाए कि इसमें 6 का भाग देना है, शेषफल कितना बचेगा। 4 की घात कुछ भी हो, 4 के घात कुछ में जब 6 का भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 4 ही बच जाता है। सीधा ध्यान में रख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका जो वो सेम ऐसे ही है, आपने सीधा ही ध्यान में रख लेना है कि 4 की घात कुछ भी हो, मान लीजिए 4 की पावर n, और उसमें यदि 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कितने निकल के आएगी, 4 ही निकल के आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 अप टू 10 की घात 58, और इसको विभाजित किया जाए 6 से तो शेषफल की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए जब 10 की घात 1 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कितना, 4 की घात 1 शेषफल 4 ही बच जाना है, तो 4 शेषफल यहाँ से, 10 की घात 2 में शेषफल भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4 की घात 2, शेषफल फिर 4 ही बच जाना है। 10 की घात 3 में 6 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 4 की घात 3, फिर शेषफल 4 ही बच जाना है। इसी प्रकार 10 की घात 58 में भी शेषफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 4 + 4 + 4 12, कहने का मतलब जब 3 टर्म्स का जोड़ करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12, और 12 में 6 का भाग पूरा जाता है। अब 3 टर्म्स के यदि पेयर बनाएंगे तो 57 संख्याएं जिनके लिए शेषफल की वैल्यू कितनी बचेगी, 0। एक फाइनल वैल्यू बची 10 की घात 58, और 10 की घात 58 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो ये जो था वो आपका घात वाली संख्याओं में शेषफल ज्ञात करने से संबंधित। तो इसमें आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल बनते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो भी डाउट आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।